मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 12-2 का प्रश्न 3 हल करवाएंगे। प्रश्न 1 और 2 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 12-2 का प्रश्न 3 हल करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो प्रश्न 3 का हल। मेरे प्यारे बच्चों रीजन तो बता ही चुके हैं, हिंदी वाले प्रश्नों को कैसे लगाना है। प्रश्न 1 और 2 अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है जरूर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि रीजन हर प्रश्न में नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर हर प्रश्न में रीजन बताएंगे तो प्रश्न का हल लॉन्ग हो जाएगा ज्यादा। तो इसीलिए प्रश्न 1 और 2 जरूर कंप्लीट करना है। कहानी यहीं से स्टार्ट हुई है, हिंदी वाले प्रश्नों को कैसे लगाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अधिकतम जेड फिर न्यूनतम जेड लिखना पड़ता है। तो देख लो कैसे लिखना है। देख लो यहाँ पे 1/1 सेंटेंस आपको उठाना है। अधिकतम या फिर न्यूनतम जेड लिखना है तो प्रश्न के लास्ट में आपको सेंटेंस देख लेना है, लिख जाएगा न्यूनतम जेड और अधिकतम जेड। तो अगर हमने देखा यहां पर तो क्या मिला हमको, अधिकतम मिला है। तो यहां पर आपको लिख लेना है अधिकतम जेड। अब बराबर कैसे लिखोगे, यहां पे देख लो लाभ। लाभ जब लिखा होता है तो आपको पता है रुपए में हमें लिखना पड़ता है अधिकतम जेड, ठीक है ना। अब आपको इस सेंटेंस में जहां से अपने अधिकतम जेड बराबर लिखा, उस सेंटेंस में यह देख लेना है 2 नाम, ठीक है। क्योंकि हम x और y में अधिकतम जेड लिखेंगे। जब x और y में लिखेंगे 2 चर में तो 2 नाम आपको फिक्स मिलेंगे। तो जब हमने नाम देखा तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देख लो रैकेट और बल्ले, ये 2 नाम फिक्स हैं। तो कहां पे लिखना है, यहां पे आपको लिखना है रैकेट और बल्ले, ठीक है ना। हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। जब x और y मान लिया तब आपको यहां पे लिख देना है अधिकतम जेड बराबर। कैसे लिखना है, यहां पे देख लो, यहां पे जो रुपए दिए गए हैं, क्योंकि यहां पे रुपए तो इकाई मैचिंग करना है। तो 20 और यहां पे कितना है 10। तो कैसे लिखना है, देखो 20x और प्लस 10y। मेरे प्यारे बच्चों बीच में आपको प्लस ही रखना है, ये फिक्स है, निगेटिव नहीं आ सकता। 2 नाम जब मिल गए थे, पहले को x माना दूसरे को y, तभी हमने जो पहले रुपए दिए हैं वो आपको पता है रैकेट पहले, तो 20 रुपए आपको गुणा करके लिख देना है। बल्ला बाद में लिखा है तो यहां पे देख लो बाद में रुपए 10 हैं, तो भाई गुणा कर दो ना, दिक्कत क्या है, 10 का y में तो 10y लिख गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये सेंटेंस को हम अब यूज नहीं करेंगे, इसका यूज हो गया तो इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जिस सेंटेंस का यूज होता रहे उसे छुपाते रहना है। आपके पास किताब होगी या फिर हम ऐसे करके लाइन से काट देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब इन 2 नाम के अलावा आपको और नाम देखना है 1/1 सेंटेंस में। ये तो 2 नाम फिक्स हैं, इसके अलावा जो नाम आपको मिलेंगे वो फिक्स नहीं होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे, इतना कंफर्म है, 2 या 2 से ज्यादा नाम मिलेंगे। जैसे अगर हम देखें तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देख लो यांत्रिक समय दिख रहा है, शिल्पकार का समय। इन 2 नाम के अलावा आपको देखना नाम, आगे देखोगे फिर भी यांत्रिक समय मिलेगा, शिल्पकार का समय मिलेगा, और आगे देखोगे फिर भी यांत्रिक समय और शिल्पकार का समय मिलेगा। तो ये 2 नाम मिले हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं, 2 मिले 2 लिख लो। कहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है, ठीक है। तो देख लो यहां पे यांत्रिक समय आपको लिख लेना है, फिर शिल्पकार
समय लिख लेना है ऐसे करके। अब इसके बाद कैसे अस्मिकाएं बनाना है हम आपको बताते हैं। अब 1 बाय 1 सेंटेंस आपको पकड़ना है। रैकेट का सेंटेंस जो होगा उसमें जो कुछ लिखा होगा रैकेट के नीचे लिखेंगे यांत्रिक और शिल्पकार के समय। जैसे यही सेंटेंस हम उठा लेते हैं, देखो एक टेनिस रैकेट लिखा है, रैकेट, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस ये यहाँ से यहाँ तक किसका हो जाएगा, रैकेट का हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो यांत्रिक समय लिखा, यांत्रिक समय के सामने और रैकेट के नीचे कितना लिखना है, 1.5 लिखना है, ठीक है ना। ये जो मात्रक है घंटा, इसका यूज ना करो, क्योंकि जब हम पूरी अस्मिका बनाते हैं तो बराबर में आपको पता है इकाई कट जाती है, तो इसीलिए मात्रक ना लिखो, केवल आपको संख्या उठानी है। फिर आगे देखा तो यहाँ पे शिल्पकार का समय है, तो शिल्पकार का समय है तो यहाँ पे क्या बताया, 3 घंटे। तो शिल्पकार के सामने और रैकेट के नीचे, क्योंकि ये रैकेट का सेंटेंस है इसलिए, तो यहाँ पे 3 लिख देना है, लिख लिया ना। अब इस सेंटेंस का यूज हो गया ना, तो यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। हमने आपको बताया जिस जिस सेंटेंस का यूज होता रहे उसको हटाते रहो, ठीक है। अब बल्ले के लिए देख लो, जब मेरे प्यारे बच्चों बल्ले का देखा तो यहाँ पे देखो ये पूरा सेंटेंस क्रिकेट बल्ले के लिए है। कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से देख लो, अंडरलाइन कर देते हैं, समझो यहाँ तक है। तो फिर वही काम करना जैसे रैकेट के लिए किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों यांत्रिक समय के सामने 3 लिखना है और बल्ले के नीचे, ठीक है। अब शिल्पकार का समय है, शिल्पकार का समय इसके सामने 1 लिखना है और बल्ले के नीचे, क्योंकि ये बल्ले का सेंटेंस है तो 1 लिख देना है। इतना लिखने के बाद में इस सेंटेंस का भी यूज हो गया, इसको हटा दो। जिस जिस सेंटेंस का यूज होता रहे उसको हटाते रहो। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसे रैकेट को x माना है, यहाँ पे x और यहाँ पे x, बल्ले को y माना है चर, तो ऐसे करके फिर यहाँ पर फिक्स ये चिन्ह बताया प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों का मिक्स दिया होगा कहीं ना कहीं, देखो जो सेंटेंस बचा है उसको देखो, जिसका यूज हो गया उसे हटा दो। तो जब आगे देखा यहाँ पे देख लो, एक दिन को कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों यांत्रिक समय आपको दिख रहा है और शिल्पकार का समय, ठीक है। तो यांत्रिक समय ये देखो 42 घंटे, तो यहाँ पे 42 लिख देना है, क्यों, क्योंकि यांत्रिक समय के सामने लिखना है। और यहाँ पे देखो शिल्पकार समय है, तो शिल्पकार के सामने कितना लिखना है, 24 लिखना है, ठीक है। अब इकाई देख लेते हैं। इकाई जब हमने देखी यहाँ पे घंटा, यहाँ पे घंटा, और जब 1.5 3 और 1 लिखा है, इसकी भी इकाई क्या थी, घंटा ही थी। तो इसकी भी इकाई घंटा, इसकी भी इकाई घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इकाई चेंज है तब इसको चेंज करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ता है, इनको नहीं चेंज करते हैं, ये सेम रहता है। जब भी इकाई चेंज हो तो इसी में किसी का गुणा करते हैं, जैसे किलोमीटर था तो हमने 1000 का गुणा कर दिया था, इस प्रकार से। अब इसके बाद में इस सेंटेंस का यूज हो गया, इसे भी हटा दो, जिस जिसका सेंटेंस, ठीक है, हटाते रहो। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ पे ग्रेटर देन आ सकता है या फिर लेस देन इक्वल आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल आ सकता है या फिर लेस देन इक्वल आ सकता है। अब कैसे पहचानोगे, देखो जैसे आपने 42-24 लिखा, तो इसी सेंटेंस में आपको देख लेना है, देखो यहाँ पे अधिकतम के लिए अस्मिका कौन सी यूज करते हैं, लेस देन इक्वल। न्यूनतम के लिए बताओ अस्मिका यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल। तो जब 42 और 24 लिखा, इसी में देख लो, इसी सेंटेंस में अधिकतम तो नहीं लिखा है या फिर न्यूनतम तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है अधिक नहीं है, ये मिल गया। तो अधिक नहीं है इसका मतलब क्या है, इससे या इससे छोटा, तो किस में मिल गया, ये अधिक नहीं है, ठीक है। अधिक नहीं है ये मिल गया अधिकतम में, ठीक है। तो अधिकतम में मिल गया, तो आपको पता है कि यहाँ पर लेस देन इक्वल अस्मिका यूज होगी। कौन सी अस्मिका यूज होगी, लेस देन इक्वल। हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल अस्मिका यूज कर ली। अगर 42 और 24 जब आपने लिखा, उस सेंटेंस में अगर ना लिखा होता अधिकतम नहीं है या फिर
कुछ और ना मिलता, कुछ ना मिलता, अधिकतम या न्यूनतम में से कुछ ना मिलता, तब आपको अश्मिका कहाँ से लिखना पड़ती, पता है? यहाँ से अधिकतम जो जेड आपने स्टार्टिंग में लिखा वहाँ से अश्मिका यूज करते हैं। लेकिन अगर 24 और 42 के सेंटेंस में आपको अधिकतम या न्यूनतम मिल जाए तो उसी से काम कर लो। दो तरीके होते हैं ये अश्मिका को लिखते हैं। अब समझ में आ गया? ठीक है। अब सेंटेंस का यूज तो हो ही गया है, काफ़ी सेंटेंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कटे हुए, उनका यूज हो गया। इतना काम करने के बाद आपको पता है ये दो ये नहीं दी जाती हैं हिंदी वाले प्रश्नों में, तो आपको ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 y ग्रेटर देन इक्वल 0 अपने पास से लिखना है, इतना ध्यान रखना है, इतना काम आपको करना है। अब इसके बाद में आपको पता है हम क्या करते हैं, 12.1 प्रश्नावली 12.1 प्रश्नावली कंप्लीट किए ना, सेम टू सेम अब लगाना है, क्योंकि जो भी प्रश्न थे इस प्रकार के मिले थे। देखो क्या करेंगे, अश्मिकाओं को, मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है, अश्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, थोड़ा यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, लिख लो। तो समीकरण के रूप में लिखेंगे, वो तो लिखना ही लिखना है, लेकिन आप कह रहे हो कि सर जो सेंटेंस बचे हैं उनका क्या, जैसे यहाँ पे बच गया रैकेटों और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए, तो भैया रैकेटों और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए, तो x माना है और y माना है, कहने मतलब है x का मान और y का मान आपको निकालना है। इसका मतलब ये है जो सेंटेंस बचा है, x और y का मान वैसे भी निकालते हैं क्योंकि हमें अधिकतम z निकालना पड़ता है, ये रीजन है। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे थोड़ी इंक फैल गई है, पहले इसको रफ करते हैं, ठीक है, इसको भी रफ करते हैं। चलो पहले उठा लो, यहाँ पे 1.5 मिल गई आपको, फिर दूसरा पद क्या मिल गया 3y बराबर 42। अब क्या करना है, 42 से भाग लगा देना क्योंकि हमें अंताखंड बनाना होता है, तो 1.5x अपान 42, ठीक है, 3y अपान इतना बराबर इतना, हटाएंगे क्या दशमलव, तो नीचे क्या आएगा 420। यहाँ पर अभी ऐसे रखो, बाद में कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब कैंसिल कर लो, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 43 होते हैं। अब यहाँ से कर लो, 15 चक्कू 60 होते हैं, तो ज़्यादा हो गए, 42 में दे दो पहले, 15 दूनी 30, अब 42 में 30 घटा लो, 2 इतना मिला 120। अब बताओ 15 7 105, 15 8 120, ये कट गया, ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो, अब इसको हम रफ करेंगे, तब तक उतना नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको यहाँ पे लिखना है कितना मिला, x के बटे 28 प्लस y के नीचे कितना मिला 14 बराबर 1। यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 डाल दो, अंताखंड बन गया। अब ये दूसरी आपको अश्मिका दिख रही है, यहाँ से अंताखंड बना लो, 24 से भाग लगा दो हर एक पद में, बराबर 1, कट्टा पिट्टी कर लो, 3 8 24, x के बटे 8 y के बटे 24 बराबर 1, ठीक है ना, इसको बना लो 2 नंबर। अब जो आपको दिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x बराबर 0 लिख लो, समीकरण नंबर 3 डाल लो, और y ग्रेटर देन इक्वल 0 दिख रहा, तो y बराबर 0 लिख लो, 4 डाल लो। अब इसके बाद आपको पता है करना क्या पड़ता है, पुट z बराबर 0, ठीक है, यहाँ से बिंदु निकालो, तो यहाँ पे देख लो कितना है 20x प्लस का 10y बराबर 0, तो 20x बराबर माइनस का 10y, तो 0 से 0 कट गया ना, x के बटे y बराबर -1 बटा 2, तो हमें x का y मिल गया -1, 2, ठीक है ना, इसी से तो आंसर शीट निकलती है, डब्बा बनता है। अब इसके बाद काम खत्म हो गया, अब डायग्राम बनाना है, चलो इसको रफ कर देते हैं।
अब डायग्राम के लिए आपको पटरी, पेंसिल और रबड़ निकालना है। हम इसको रफ कर देते हैं। निकाल लो आप लोग पटरी, पेंसिल और रबड़। चलो स्केल उठा लो, जल्दी उठा लो स्केल। मेरे पास देख लो स्केल, ये है स्केल, ठीक है। इसी से काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काम तो करेंगे। ये लो काम, ये हो रहा है काम, ठीक है। और इसको हम रफ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देख लेना है डायग्राम, समझना है आपको, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है ना। और थोड़ा सा ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एक्स अक्ष, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो वाई अक्ष, लिख लिया ना। और ये तो पता है ये मूल बिंदु है। अब आपको क्या करना है, अंतराल लेना है। किससे लेना है, अंताखंड से, अपने पास से नहीं लेते हैं। तो देख लो x = 28 है, x के नीचे 8 है, तो ऐसा लेना है कि ये 8 और 28 मिल जाए। 2 से लेंगे तो काट लो, 2 का भाग लगा दो। अगर 2 से अंतराल लिया तो 14 आपको यहाँ पे डाट लेना पड़ेंगे, 14 लकीरें करना पड़ेंगे। 14 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ये कॉपी पे भी नहीं आ पाएगा। तो फिर 2 से नहीं 4 से ले लो। 4 से देख लेते हैं, सबसे बड़ा 28 है, 4 7 28, ठीक है। 4 से ले लो, 7 तो कॉपी पे आ ही जाएगा। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, बराबर दूरी पे लेना है। 4 का अंतराल लिया है। अब इसके बाद में आपको पता है y के नीचे देख लो 14 है, y के नीचे 24 है, तो सबसे बड़ा देख लो 24 है, 4 6 24, 6 आपको यहाँ पे लकीरें करना पड़ेंगे। यहाँ पे देख लो x अक्ष पे जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे आपको करना है। बनाता हूँ y अक्ष पे, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 6 24, 6 करना है। 1 2 3 4, एक 5 हो गई और एक 6 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको रेखाएं खींचना है। x के नीचे 28 है, तो 4 7 28, 1 2 3 4 5 6 7, n पे मिलेगा 28,0। y के नीचे 14 है, कहाँ पे मिलेगा 14 बताओ। 4 3 12, 1 2 3, 4 3 12 और 4 चक्कू 16, 12 4 16, ठीक है। 12 2 14, बीच में मिल जाएगा यहाँ पे 0,14, ठीक है। 2 बिंदुओं से आपको एक रेखा खींचनी है, एक ये मिला और एक ये मिला। तो जैसा बता रहे हैं वैसा ही आपको खींचना है, क्योंकि सटीक बिंदु मिलेगा अगर आपने ये डायग्राम ग्राफ पे बनाया। ग्राफ पे ही बनाना है, कॉपी पे ना बनाना, क्योंकि आंसर शीट नहीं मिलेगी। फिर नंबर 1 डाल दो, काउंटिंग करते रहेंगे। अब दूसरी देख लो अंताखंड, x के नीचे 8 है, 4 दूनी 8, यहाँ पे मिल जाएगा 8,0, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। फिर देखो y के नीचे 24 है, 4 6 24, तो यहीं पे मिल जाएगा 24, ठीक है। आगे बढ़ें, इन 2 बिंदुओं को मिला दो, क्योंकि 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा खींची जाती है। खींच लो मेरे प्यारे बच्चों। तो नंबर इसको 2 डाल दो। अब x = 0 और y = 0 आपको पता ही है, खींचना नहीं पड़ती हैं, खिंची खिंचाई मिल जाती हैं। x = 0 y अक्ष पे मिलेगा, तो इसे नंबर 3 डाल दो यहाँ पे। y = 0 कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा, इसे नंबर 4 डाल दो। अब आपको डब्बा बनाना है -1 पे 2, तो अंतराल आपने 4 से लिए हैं, लेकिन हमने आपको बताया बिंदु जब भी हम गिनते हैं तो 1 2 3 करके ही गिनते हैं। अंतराल चाहे आप चाहे जितने का ले लो, उसी अंतराल को 1 2 3 करके गिनना है। तो -1 जितनी दूरी यहाँ पे उतनी दूरी ले लो नेगेटिव x अक्ष पे, तो हमने ले लिया -1। और यहाँ पे कितना 2, तो ऊपर तो 2 मिल ही जाएगा, ठीक है। अंतराल तो यहाँ पे मिलेगा 4 दूनी 8, लेकिन हमने बताया बिंदु के लिए 1 2 3 करके ही आपको गिनना है। तो ठीक है, बनाओ डब्बा, क्योंकि डब्बे से ही आंसर शीट निकलती है। तो ये डब्बा तैयार हो गया।
ये डब्बा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, -1, 2 यहाँ पे लिख लो। ये हमेशा मूल बिंदु से होकर जाता है। जो जेड की रेखा खींचते हैं ना, ये जेड बराबर 0, ये रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है, क्योंकि 12.1 प्रश्नावली कंप्लीट करवा चुके हैं। जरूर कंप्लीट करना है, तभी ये समझ में आएगा। जेड बराबर क्या है, 0 है। अब आपको क्या करना है, तीर लगाना है। पहली आपने अंताखंड बनाई थी, उसकी अस्मिका लेस देन इक्वल थी, ठीक है ना। तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाते हैं, मीन्स मूल बिंदु की तरफ तीर के डायरेक्शन रखना पड़ते हैं। तो पहली है, ये अंदर तीर लगा लो, ऐसे करके आपको अंदर तीर लगाना है, ठीक है। दूसरी जब अंताखंड बनाई, इसका भी लेस देन इक्वल ही था अस्मिका, तो आपको क्या करना है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है, मीन्स मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की डायरेक्शन रखना है। ये लो, तीर की डायरेक्शन, इसके फिक्स होते हैं, ये x = 0 y = 0, इसके फिक्स होते हैं तीर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि 12.1 प्रश्नावली कंप्लीट की है। नहीं कंप्लीट ही कर लेना तो बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब y > 0, ये ले लो, ये लो। दो तरीके होते हैं छायांकित करने के मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके। एक तो तरीका ये जहां पे सारे तीर मिल जाएं वहीं पे छायांकित कर देना है, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है, ऐसे करके स्केल से क्या करते हैं, पीछे रेखा के नहीं होगा छायांकित, आगे होगा। तो दोनों तरीके बताते हैं। पहला तरीका ये देख लो कि सारे तीर कहाँ पे मिल गए, तो इस रेखा के ऊपर हैं, इस रेखा के इधर हैं, इस रेखा के इधर हैं, इस रेखा के इधर हैं, तो ये छायांकित होगा, ठीक है। सारे तीर जहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा तरीका ये है, इस लाइन के पीछे छायांकित नहीं होगा और इस लाइन के नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा, और इस रेखा को हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो इस लाइन के पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा, और जब इसको देखा तो इसने अंदर बता दिया, और ये पहले ले लिया था, इसके आगे होगा, पीछे नहीं होगा, इसके नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। एक तो ये तरीका तभी आप सीख सकते हो जब आपके पास दो स्केल हों और ज़्यादा से ज़्यादा सेट स्क्वायर हों, ठीक है, तभी ऐसा करते हैं। नहीं तो आपको छायांकित करना है, जैसे चाहो वैसे सीख लो, क्या दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे चाहो वैसे सीखो। तो ये छायांकित हो गया। अब बताओ, ये छायांकित बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, बताइए। ये छायांकित क्या है, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? बाउंडेड है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम देख लो, हिंदी में देख लो, सुसंगत क्षेत्र, इसको हम रफ कर देते हैं, क्षेत्र परिबद्ध है। तो परिबद्ध है, तो आपको पता है परिबद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाउंडेड बोलते हैं। ये लो बाउंडेड, ठीक है। इतना आपको काम करना है। अब इसके बाद में आपको पता है कि हमें बिंदु ढूंढना पड़ेंगे, छायांकित के आसपास आपको बिंदु ढूंढना है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन बिंदु हैं। एक तो ये मूल बिंदु है, ये लेते नहीं हैं, इतना ध्यान रखना, मूल बिंदु नहीं लिए जाते हैं। तो छायांकित के आसपास तीन बिंदु आपको नजर आ रहे हैं। फिर देख लो, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। तीन बिंदु में से एक आपको मिलेगा, ठीक है। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपको बिंदु मिलेगा, और वो भी अधिकतम बिंदु, क्योंकि प्रश्न में आपने अधिकतम जेड लिखा था, ठीक है। तो यहां पर देख लो, अधिकतम बिंदु मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम बिंदु आपको ढूंढना है। अधिकतम का मतलब होता है सबसे लास्ट में जो मिलेगा। देखो, जेड वाली रेखा जो है, उस रेखा पर एक पटरी आपको रखना है ये, और आगे बढ़ाना है। जो सबसे बाद में मिलेगा वही बिंदु होगा अधिकतम बिंदु। देखो आगे बढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों, ये छुप गया, ये वाला देखो, और ये भी छुप गया। देख लो, फिर अगेन ट्राई, आगे बढ़ाते हैं तो ये पहले छुप गया, ये बाद में छुपा, ये सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में जो छुप रहा है वही आपको लेना है, जो सबसे लास्ट में छुप रहा है। अधिकतम में यही होता है, जो सबसे लास्ट में मिलेगा वही बिंदु लेना है, और न्यूनतम में जो सबसे पहले मिल जाए उसको लेना है। अगर यही
प्रश्न में न्यूनतम लिखा दो तो कौन सा लेते देखो, तो सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, लेकिन अधिकतम में सबसे बाद में कौन सा मिला है, ये मिला है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, समांतर z बराबर 0 के समांतर एक रेखा खींचनी है। खींचो या ना खींचो आपकी मर्जी, खींच लो ठीक है, ना खींचो फिर भी ठीक है, नंबर 1 नहीं कटेगा। फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा देते हैं। पूरे यूट्यूब पे आपको रैखिक प्रोग्रामन, पूरे यूट्यूब पे आपको रैखिक प्रोग्रामन कोई नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा तो सब सकते हैं, सब लगा देते हैं सवाल को, लेकिन उठाया लगाया ऐसे चल रहा है। जिंदगी खराब कर रहे हैं बच्चों की। टीचर जो 50 रुपए के टीचर हैं वो जिंदगी खराब कर रहे हैं बच्चों। आपको ये मेथड हम दे रहे हैं बेहतरीन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे बिंदु मिलेगा, लंब डालना है। आपने ये लंब डाला ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 का अंतराल लिया तो यहाँ पे 4 मिल गया। लंब डालना है, ग्राफ पे बनाओगे तो सटीक बिंदु के नीचे लंब डालना है, ठीक है। पता चल जाएगा किस अंतराल पे ये लंब पड़ा है। तो 4 पे पड़ा है तो 4 लिख दिया। अब बाई अक्ष पे देख लो, क्योंकि x का मान लिख गया, बाई अक्ष पे देखना है। 1 2 3 तो यहां पर पड़ेगा क्या, डालो पता लग जाएगा। तो भाई मेरे 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है। ऐसे करके बिंदु निकलता है। जब ग्राफ पे बनाओगे अपने आप मिलेगा, जब ना मिले, कुछ बच्चों को नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। अब ये बताओ प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलता है, 2 रेखाओं को हल करने से। ये प्रतिच्छेद बिंदु किसका है, कटान बिंदु किसका है, पहली रेखा और दूसरी रेखा का है। ये नंबर 2 आपको दिख रहा है, पहली रेखा और दूसरी रेखा का ये कटान बिंदु है। देख लो, इस बिंदु से 2 रेखाएं होकर जा रही हैं। तो अगर 2 रेखाओं को हल कर लें तो x का मान 4 मिल जाएगा, y का मान 12 मिल जाएगा। या तो फिर हल करो, हल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और ग्राफ पे बनाओगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। तो भैया टाइम ज़्यादा ना लगे तो ऐसे ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 4, 12, 4, 12। अब जो पहले पार्ट में प्रश्न में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, रैकेटों की संख्या। तो यहाँ पे लिख लो रैकेटों की संख्या। तो रैकेट को क्या माना था, x माना था, तो उठा लो 4 मिल गया। अब बल्लों की संख्या यहाँ पे पूछी गई, बल्लों की संख्या तो कितनी है, 12। मीन्स पहले बाई लिख लो फिर 12 लिख लो। ये आंसर शीट निकल गया, ठीक है, पहले पार्ट की। और x और y का मान आपको रख लेना है, अधिकतम लाभ पता चल जाएगा। किस में रखना है, स्टार्टिंग में जो आपने अधिकतम z लिखा ना वहीं पे रखना है। तो अधिकतम z कितना था, 20x प्लस का 10y। पटरी हम रख देते हैं, पटरी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। ग्राफ आप तो समझ गए हो, और इसको हम रफ कर देते हैं। ये आपने समझ ही लिया है, केवल और केवल मान रख के निकाल देना है। देखो यहाँ पे रख लो मान x का कितना है, 4 है, y का मान रख लो 12 है, गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 12 एकन 12, तो कितना मिलेगा बताओ। और आपको ये भी ध्यान है कि जब हमने ये लिखा था तो इसकी इकाई रुपए में, तो रुपए तो लिखना ही लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, काट लेगा अगर इकाई नहीं लिखी है। तो इकाई लिखते रहना, ठीक है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, 200 रुपया। ये सेकेंड पार्ट भी हो गया, नोट कर लो। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। लाएंगे अगली क्लास में प्रश्न नंबर 4, उसका भी गर्दा उड़ाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।